वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग ग्रहों की गति संबंधी नियमों के बारे में जानेंगे। यह नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। इस नियम को जानने से पहले हम लोग पिछले क्लास के वीडियो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसके पहले के क्लास की वीडियो में पृथ्वी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी का जो आकार है तो पृथ्वी का आकार गोलाकार या वृत्ताकार नहीं है, बल्कि पृथ्वी ध्रुवों की तरफ से यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ से ये चपटी है। और चपटी होने का कारण ये है कि जब पृथ्वी गति करती है तो गति करती हुई पृथ्वी के साथ दो तरीके के बल कार्य करते हैं। एक अभिकेंद्रीय बल होता है और दूसरा अपकेंद्रीय बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि केंद्र की तरफ बल कार्य करता है, तो ध्रुवों की तरफ अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। इस कारण से जो ध्रुव वाले क्षेत्र होते हैं वे थोड़े से चिपटे हो जाते हैं और विषुवतीय क्षेत्रों में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने लगता है। इस कारण से जो विषुवतीय क्षेत्र होता है वह थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाता है। इस प्रकार से दोनों के व्यास में भी अंतर होता है, और जब व्यास में अंतर होता है तो उन व्यास की त्रिज्या में भी अंतर आएगा। उस अंतर के कारण जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि आप यदि ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी के जो मान होता है उसमें वृद्धि होने लगती है, और जब आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो जी के मान में कमी होने लगती है। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में मैंने कल चर्चा किया और ये भी बताया कि पिछले नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है यदि आप समझना चाहें तो जैसे यह क्या हो गया, एक सेंटर हो गया और इस सेंटर से एक कोई वस्तु दूरी पर है और यह जो वस्तु है यह इस सेंटर के चारों ओर गति कर रही है। ठीक है, तो इस सेंटर के चारों ओर गति कर रही है। तो इस वस्तु का इस वृत्त के केंद्र में एक बल कार्य करता है, इसी को अभिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि इस वस्तु का इस अभिकेंद्र के विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है जो इसे बाहर की ओर ढकेलने की प्रेरित करता है। इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल। ठीक, तो इसी प्रकार से पृथ्वी क्या है? एक पिंड है, गोलाकार है और वह सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, जिस कारण से एक वृत्त का निर्माण होता है और उस वृत्त के सेंटर में उस पृथ्वी का एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहेंगे। अभिकेंद्र बल के विपरीत एक बल कार्य करने लगता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये अपकेंद्रीय बल कोई वास्तविक बल नहीं होता है, बल्कि यह एक आभासी या काल्पनिक बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल हो गया। देखिए, जब कोई वस्तु एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो इस वस्तु का इस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र कहते हैं, और इसी अभिकेंद्र की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इसी वस्तु के बाहरी भाग पर भी एक बल कार्य करता है जो इसको बाहर की ओर ढकेलता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक या आभासी बल होता है, ये कोई वास्तविक बल नहीं होता है। और इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि आप दही से क्रीम निकाल रहे हैं तो उस माठा से जो आप क्रीम निकाल रहे हैं, ठीक, वो अपकेंद्रीय बल का ही एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप वॉशिंग मशीन देख रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े की धुलाई होती है तो वो भी अपकेंद्रीय बल का ही एक उदाहरण है। यदि आप टायर में लगे हुए कीचड़ को उछाल करके बाहर की ओर निकालना चाहते हैं तो वो भी एक अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। यदि टायर में कीचड़ लगा है तो या तो आप उसको धुल दीजिए, नहीं धुलना चाहते हैं तो उसको
पटक दीजिए, उछल जाएगा, पूरा कीचड़ बाहर की ओर आ जाता है, वो भी अपकेंद्री बल हो गया। मौत के कुएं में जो लोग राउंड राउंड मोटरसाइकिल चलाते हैं वो भी अपकेंद्री बल है। और यदि आप कभी किसी मोटर वाहन में बैठे होंगे और मोटर वाहन चल रहा है और अचानक से कोई टर्निंग पॉइंट आ गया, जैसे दाहिने मोड़ पर यदि कोई मुड़ रहा है, ठीक है, दाहिने मोड़ पर कोई मुड़ रहा है तो आप हमेशा बाएं तरफ जाते हैं, यानी कि आप केंद्र से बाहर क्यों जाते हैं, तो ये भी एक अपकेंद्री बल का ही उदाहरण है। तो अब इसमें जो अपकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल है, ये दोनों पर केंद्रीय बल है, ये दोनों पर बल जो है पृथ्वी जब गति करती है तो ये दोनों ही बल कार्य करते हैं, ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ों को मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग ग्रहों की गति से संबंधित नियम के बारे में जानेंगे। तो ग्रहों की गति से संबंधित नियमों के बारे में जानने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये सौरमंडल का एक नमूना तैयार है, इस नमूने को आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य क्या है, केंद्र में है। सूर्य क्या है, केंद्र में है। और इस सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में सभी ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसे इन ग्रहों का परिक्रमण काल या परिक्रमण समय कहा जाता है। अब यदि देखें तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का ये क्रम भी है। क्या है? बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून यानी कि वरुण। कह सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। तो ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इन ग्रहों का ये क्रम है। अब इसी लगे हाथ हम इनके आकार की बात कर लें तो यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा इनमें आपको दिख रहा होगा, जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। फिर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि, तीसरे नंबर का अरुण, चौथे नंबर का वरुण, पांचवें नंबर का पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर छठवें नंबर पर आपका शुक्र है, छठे नंबर पर शुक्र है, सातवें नंबर पर ये मंगल और आठवें नंबर पर क्या है? बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और पृथ्वी पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अब जितने भी ग्रह हैं, ये जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, तो ये जितने 8 ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार रूप में गति करते हैं, ठीक। और ये जो गति करते हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं और अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम है। एक ये वीनस हो गया यानी कि शुक्र, और दूसरा ये यूरेनस हो गया। देखिए तीर का निशान लगा हुआ है, यानी कि ये इनके गति की दिशा को प्रदर्शित किया गया है, ठीक। अब इसके बाद देखिए कि जब पश्चिम से पूर्व इन दोनों को छोड़कर, वीनस को और यूरेनस को छोड़ करके सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो देखते हैं कि सूर्य जो है हमेशा पूर्व की ओर उगते हुए दिखाई देता है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि उगता है या डूबता है, लेकिन दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। यदि आप कभी शुक्र पे चले जाइए, यूरेनस पे चले जाइए, तो यहाँ पर आपको जो सूर्य होगा वो पश्चिम की तरफ उगता हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है। तो ये क्षुद्र ग्रह की एक पेटी है, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक। अब इसके बाद ग्रहों को कुछ प्रकारों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। देख रहे हैं कि सूर्य से क्षुद्र ग्रह की तरफ वाले, इस तरफ वाले ग्रह,
और इस तरफ वाले ग्रह। तो इस तरफ वाले ग्रह अलग हैं, इस तरफ वाले ग्रह अलग हैं। तो इस तरफ वाले जो ग्रह हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह से सूर्य की तरफ वाले जो ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इन्हीं को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, इन्हीं को चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ठोस अवस्था के रूप में है, इसलिए इन्हें चट्टानी ग्रह कहा जाता है। चूँकि ये सूर्य के और शुद्ध ग्रह की पेटी के अंदर है, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए कि आंतरिक ग्रह 4 है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। तो ये आंतरिक ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है। अब इन ग्रहों का परिक्रमण अवधि और इनकी घूर्णन अवधि यहाँ पे लिखी गई है। तो बुध का जो परिक्रमण काल होता है, यानी कि बुध सूर्य का एक चक्कर अपनी कक्षा में ये 88 दिन में लगाएगा और अपने ही अक्ष पर सूर्य की एक घूर्णन यह 59 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक। अब इसको देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड आपका ये ग्रहों के गति संबंधित ये केपलर का नियम है। अभी पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ से बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि बुध सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक बुध है, इसलिए बुध का जो परिक्रमण अवधि होता है वो सबसे कम दिखाई दे रहा है, 88 दिन का। और इसकी जो घूर्णन है, ये घूर्णन कितने दिन की है? 59 दिन की। उसी प्रकार शुक्र थोड़ा सा दूरी पर है, तो इसका जो परिक्रमण अवधि है 255 दिन का है और इसका जो घूर्णन अवधि है वो 243 दिन का है। पृथ्वी का तो जानते ही हैं 365 दिन का होता है परिक्रमण अवधि और इसकी घूर्णन अवधि 1 दिन या 24 घंटे के बराबर लगभग मानी गई है। और मंगल ग्रह का 687 दिन का परिक्रमण अवधि होता है और घूर्णन अवधि भी 1 ही दिन का होता है, ठीक है। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए, इस क्षुद्र ग्रह से बाहर की तरफ वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। और ये सभी ग्रह गैसीय फॉर्म में है ना, गैसीय अवस्था में है, ठीक। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी जो परिक्रमण अवधि है ये देखिए 12 वर्ष तक है। कितना है? 12 वर्ष है, लेकिन एग्जैक्ट यदि आप देखें तो 11 वर्ष 11 महीना होता है, लेकिन मोटे तौर पर 12 वर्ष मान लिया गया, लगभग 12 वर्ष। जबकि इसकी जो घूर्णन अवधि है यह 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि बृहस्पति अपने अक्ष पर इतनी तेजी से गति करता है, इतनी तेजी से गति करता है कि यहाँ का एक दिन जो हमारे यहाँ 24 घंटा होता है, बृहस्पति पर यहाँ पर आप जाएंगे तो 9 घंटे के बराबर ही मिलेगा। तो ये अपने अक्ष से बहुत तेजी से जो है कि घूमता है। इसी प्रकार शनि, तो इधर देखिए जितने भी गैसीय फॉर्म में है ना, सभी गैसीय फॉर्म में है, इसलिए ये अपने अक्ष पर बहुत तेजी से जो है कि रोटेट करते हैं। लेकिन सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनकी परिक्रमण अवधि बहुत बढ़ती चली जाती है, इसलिए इनकी परिक्रमण अवधि बहुत अधिक होती है। और दूसरा है शनि। शनि क्या है कि इसकी परिक्रमण अवधि 29 वर्ष है और घूर्णन अवधि कितना है? 10 घंटे 40 मिनट के बराबर है। अरुण का 84 वर्ष है, परिक्रमण अवधि 84 वर्ष और इसकी घूर्णन अवधि 17 घंटे 14 मिनट है। वरुण का परिक्रमण अवधि 164 वर्ष है और घूर्णन अवधि 16 घंटे 7 मिनट है लगभग, ठीक। तो ये इनकी घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि से आप लोग परिचित हो गए। तो इस क्षुद्र ग्रह के बाहर जितने भी ग्रह होंगे इनकी परिक्रमण अवधि अधिक होगी, लेकिन इनकी जो घूर्णन अवधि होगी सबसे कम होगी। तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति की घूर्णन अवधि सबसे कम है, जबकि परिक्रमण अवधि सर्वाधिक नेपच्यून का है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ग्रहों से संबंधित चीज़ों के बारे में आप लोगों ने समझा। अब इसके बाद इन ग्रहों की गति से संबंधित नियम के बारे में जानते हैं। तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम को 1609 ईस्वी में जर्मन के सुप्रसिद्ध भौतिकविद केपलर महोदय ने दिया था। और केपलर महोदय ने ग्रहों की गति से संबंधित कुल 3 नियम बताए। नियम 1 यानी कि नियम 1, नियम 2 और नियम 3। तो नियम 1 इनका जो था वो कक्षा संबंधी नियम था, यानी कि कक्षा संबंधी नियम। दूसरा नियम क्षेत्रफल संबंधी नियम और तीसरा नियम आवर्तकाल या परिक्रमण संबंधी नियम। अब जो इन्होंने अपना पहला नियम दिया था ये कक्षाओं संबंधी नियम दिया था, यानी कि ऑर्बिट। तो ये देख रहे हैं, ये जितना भी आपको रेखा दिख रहा है सभी ग्रहों के,
ये इनका ऑर्बिट है यानी कि कक्षा है। ये क्या है? इनका कक्षा है। अब इसमें क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। तो देख रहे हैं कि जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में गति करते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है? वृत्ताकार का मतलब और दीर्घवृत्ताकार का मतलब आप समझ लीजिए कि दीर्घवृत्ताकार क्या होता है। जैसे यदि कोई दो केंद्र हो गया, इस दोनों केंद्र से यदि कोई वस्तु या पिंड गति करेगी तो इस प्रकार से गति करेगी। ये तो कुछ और ही बन गया, ये तो जैसे लग रहा है कि कोई इमोजी बन गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये हो गया, ठीक है। इसको आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट इसका भी कर सकते हैं। ये हो गया इनका एक दीर्घवृत्ताकार। यदि दो कोई केंद्र है तो दो केंद्र रहेंगे तो इनका एक वृत्ताकार जो कक्ष बनेगा, इसे दीर्घवृत्ताकार के रूप में आप समझेंगे। जैसे मान लेते इसको आप चाहें तो जैसे दो खूंटा गाड़ दीजिए, दो ठो खूंटा गड़ गया, ठीक है। और इस खूंटे में रस्सी को आप इन दोनों खूंटे में रस्सी को फंसा लीजिए, यानी कि रस्सी क्या हो, गोला हो, इनमें फंसा लीजिए। फंसाने के बाद रस्सी को तानते हुए कोई भी एक औजार ले लीजिए, उस औजार को रस्सी को तानते हुए आप बिल्कुल एक वृत्त बनाएंगे तो वो जो वृत्त बनेगा वो दीर्घवृत्ताकार के रूप में बनेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। चलिए दीर्घवृत्ताकार आप लोग समझ गए। अब देखिए तो जितने भी ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर, है ना, सूर्य के चारों ओर इसका जो चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं। और इसमें जो सूर्य होता है इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक है ना। तो सूर्य क्या होता है, इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। अब दूसरा नियम है क्षेत्रफल संबंधी नियम। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर्प करती है, यानी कि समान क्षेत्रफल को पार करती है। यानी कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में, जैसे मान लेते हैं कि सूर्य है, ये बुध है, ठीक है। तो इसको मिलाने वाली कोई एक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को पार करेगी। और जैसे जैसे ग्रह इस सूर्य से दूर होते चले जाएंगे उनकी जो गति होगी वो भी कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों की जो गति होती है वो कम हो जाती है। और सूर्य के जो नज़दीक होते हैं उनकी गति उतनी ही अधिक होती है, ठीक। इसका यही नियम है कि क्षेत्रफल संबंधी नियम के अनुसार क्या है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को यह पार कर जाती है। इस प्रकार सूर्य के जो सर्वाधिक नज़दीक ग्रह होंगे उनकी गति सर्वाधिक होगी, और जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाएगी उनकी गति कम होती चली जाती है। इसीलिए बुध बहुत ही कम समय में इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, जबकि नेपच्यून बहुत अधिक समय में इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नियम समझते हैं। तो इस तीसरे नियम को केपलर ने 1609 से 1619 के बीच में दिया था, और इस नियम ने जो निकोलस कापरनिकस थे उनके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को इस नियम ने कह सकते हैं कि ठुकरा दिया, उसका विरोध किया। तो ये क्या आवर्तकाल या परिक्रमण संबंधी नियम क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह की जो अवधि होती है वो कक्षा की अर्धदीर्घ, है ना, कक्षा की क्या है, अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का जो परिक्रमण अवधि या परिक्रमण समय होता है वो अधिक होता चला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सूर्य से ग्रह दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनका परिक्रमण अवधि भी बहुत अधिक होने लगता है।
जैसे बुध की जो परिक्रमण अवधि है वो 88 दिन है, जबकि सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूर्य से, नेपच्यून है। तो नेपच्यून की जो परिक्रमण अवधि है 164 वर्ष है। तो यहाँ पर 164 वर्ष यानी कि नेपच्यून 164 वर्षों में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाएगा। जैसे मानते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये नेपच्यून इस तरीके से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, सूर्य के चारों ओर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अब फिर आ करके पुनः यहाँ पर आ गया, तो यानी कि इसको 164 वर्ष लग जाएंगे। जबकि बुध को कितना लगेगा, ऐसे इसका चक्कर लगाने में ये 88 दिन इसको लगता है। तो तीसरा नियम ये आवर्तकाल या परिक्रमण से संबंधित नियम है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होंगे उनकी परिक्रमण अवधि बहुत कम होगी, और जो ग्रह सूर्य से जितने अधिक दूर होते चले जाएंगे उनकी परिक्रमण अवधि उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। तो गति से संबंधित 3 नियम बताए गए थे, ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम बताए गए जो केपलर महोदय के द्वारा दिया गया था। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ सॉरी, यहाँ पे केपलर ने 1609 से 1619 के मध्य 3 नियम दिए। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। ठीक, नियम 1 कक्षा संबंधित, नियम 2 क्षेत्रफल संबंधित, और नियम 3 आवर्तकाल या परिक्रमण से संबंधित था। तो अब कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पहला नियम किससे संबंधित है, दूसरा नियम किससे संबंधित है, तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो जो पहला नियम है क से संबंधित, दूसरा नियम छ से संबंधित। तो कक्षा आप ऐसे याद करिए, कक्षा, ठीक है, कक्षा और परिक्रमण। सभी ग्रह अपनी कक्षा में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। तो जितने भी ग्रह होते हैं अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हैं। तो ये जो क है ये पहला नियम हो गया। क कौन सा नियम है? पहला नियम कक्षा संबंधित। दूसरा ये 6 आ रहा है, ये पूरा कक्षा हो गया, तो ये दूसरा नियम हो गया, कक्षा संबंधित नियम। कक्षा संबंधित नियम पहला हो गया, और दूसरा जो है 6, तो ये क्षेत्रफल संबंधी नियम है, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, क्षेत्रफल संबंधी नियम। और जो तीसरा नियम है वो परिक्रमण संबंधी नियम है, तो ये तीसरा नियम हो गया। तो ये इसका क्रम कभी कभी पूछ लेता है, और कभी कभी पहले नियम ही दे देगा कि केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित अपना जो दूसरा नियम दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है। केपलर ने अपने ग्रहों से संबंधित जो तीसरा नियम दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसे परिक्रमण या इसे आवर्तकाल या इसी को अवधि के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और पहले वाले को कक्षा के नाम से और दूसरे वाले को क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 से क्षेत्रफल, क से कक्षा हो गया, ठीक है, यहाँ ये परिक्रमण हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो कभी गलती नहीं हो पाएगा। इसका आप अपना एक ट्रिक बना लीजिए, हो सकता है आप लोग अपना इसका एक दूसरा ट्रिक भी बना सकते हैं। आप लोग इसका एक दूसरा ट्रिक भी बना लीजिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। जी का मान प्रभावित होता है। इसमें पहला ले लीजिए, अक्षीय झुकाव के कारण, अक्षीय झुकाव के कारण। दूसरा घूर्णन के कारण। तीसरा चपटे आकार के कारण। चौथा लीजिए, बिहार वाला बन गया ऑप्शन, 1 से अधिक, 1 से अधिक, ये डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, कि ऋतु परिवर्तन का कारण है। पहला मतलब ए घूर्णन गति, बी परिक्रमण गति, सी अक्षीय झुकाव, डी एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये दो क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा होगा। हो सकेगा तो आप लोग इसका रीजन भी एक संक्षेप में वहाँ कमेंट में डाल दीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है, यानी कि जी का मान प्रभावित होता है। यदि आप लोग दे दिए उत्तर कि घूर्णन के कारण होता है तो क्यों होता है, ठीक, या कोई और अन्य ऑप्शन दे दिए तो क्यों होता है, इसका रीजन भी आप लोग दे दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक और सूचना थी कि हो सकता है कि चैनल का नाम चेंज हो जाए।